हेलो दोस्तों, मैं एजुकेटर अजीत सिंह राठौर और आज हम यूपीएससी के इस क्लास में मौर्य उत्तर कला के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि मौर्य उत्तर कला क्या है। हम यह भी पढ़ेंगे कि मौर्य उत्तर कला कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या भेद हैं, उसकी क्या विशेषता है, इस काल की क्या जो आगे पीछे के जो काल थे उससे क्या परिवर्तन हुए, यानी कि जो मौर्य काल से मौर्य उत्तर काल में क्या परिवर्तन हुए, मौर्य उत्तर काल का मतलब क्या है। इन सभी विभिन्न मतलब की गहराई से एकदम आज हम इस जो मौर्य उत्तर काल है इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात मैं यह बताने जा रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के अंत में आपसे 3 क्वेश्चन करूँगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे और समझेंगे, तभी आप उन 3 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो जैसे कि हम आगे बढ़ें कि मौर्य उत्तर काल है क्या, यानी कि हमारा जो मेन हेडिंग है मौर्य उत्तर कला। मौर्य उत्तर कला है क्या? तो देखो बच्चों, मौर्य उत्तर कला क्या है। हम बेसिक चीज है, संधि विच्छेद करें मौर्य प्लस उत्तर, यानी मौर्य के बाद जो कला यानी कि काल आया या कला आया उसको बोला जाता है मौर्य उत्तर कला। यानी मौर्य की जो मौर्य साम्राज्य थे जिसकी स्थापना मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, तो जो मौर्य साम्राज्य थी उसकी जब समाप्ति हो गई तब जिस कला का विकास हुआ उसको उसका क्या मतलब नाम दिया गया, तो उसको नाम दिया गया मौर्य उत्तर कला, उसका नाम दिया गया। मौर्य उत्तर कला में क्या होता है कि जैसे कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। भारत क्या हुआ, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, जिसमें जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा तो भारत के जो उत्तर भाग है उनमें कौन कौन से जो राज्य हुए उनमें थे कुषाण थे, शक था और सुंग। सुंग, कुषाण, शक और सुंग, ये उत्तर दिशा में जो प्रसिद्ध राज्य उभर कर आए उनमें ये नाम प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार दक्षिण में भी कुछ ऐसे ही राज्य उभर कर आए, उनमें थे सतवाहन, वाकाटक, ये ऐसे नाम थे, ऐसे साम्राज्य मतलब कि राजवंशों के नाम थे जो दक्षिण पश्चिम में उभर कर आए। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी धार्मिक संप्रदाय के कुछ जो शासन थे वो भी उभर कर आए, जिसमें वैष्णव, शैव, इस प्रकार के नाम हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो कई हमारे देश है वह कई राज्यों में बढ़ गया और छोटे छोटे राज्यों में हमारा देश विभिन्न भागों में बढ़ गया। ठीक, तो हमने ये तो समझ लिया कि मौर्य साम्राज्य है क्या, मौर्य उत्तर साम्राज्य है क्या, मौर्य उत्तर कला क्या है और मौर्य उत्तर कला में होता क्या है। ठीक, उसके शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, उसमें हुआ क्या, उसका अर्थ क्या है, ये सब बता दिया। अब हम देखेंगे कि मौर्य उत्तर कला में जो मौर्य उत्तर कला है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने देखा है मौर्य उत्तर कला को 2 भागों में बांटा है, एक ये और दूसरा ये, मतलब कि पहला स्थापत्य कला और दूसरा है मूर्ति कला। ठीक, पहला स्थापत्य कला, दूसरा है मूर्ति कला। अब स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में क्या होता था, जो गुफाएं हैं, ठीक, गुफाओं में, तो यानी स्थापत्य कला को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ये चट्टानों वाला, यानी चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा। दूसरा है उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा जो उड़ीसा में है, और तीसरा है स्तूप। ठीक, 1, 2 और ये 3, यानी कि ये 3 भाग जो मौर्य उत्तर काल के हैं, ये 3 भाग स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि स्थापत्य कला है क्या। तो बोल रहा है कि चट्टानों को काट कर बनाई गई है क्या स्थापत्य कला में, तो पहला भाग है चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं। तो आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो कि ये गुफा पहले के जैसे थे कि कोई नए टेक्निक का उपयोग किया गया है। जो मौर्यकालीन भारतीय जो चट्टानें बनाई गई है वो एक मौर्य काल के जैसे मौर्य काल के समय बनाया गया रहा, उसी अनुसार उसी के क्रम में उसी तरीके से और उसी तकनीक का उपयोग करके जो गुफाएं होती थी उनको बनाया गया। इस गुफाओं में यानी कि इस समय जो गुफाएं बनाई गई थी उनमें कुछ परिवर्तन हुए, जिनमें चैत्य और विहार ये 2 गुफाएं अधिकांश बनाई गई। इनमें अंतर यह होता था कि जो विहार गुफा है वह बौद्ध धर्म थे, उनके जो भिक्षुक होते थे जो यहाँ वहाँ मतलब भिक्षा लेते थे उनको बोला जाता है भिक्षुक, और वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे इसलिए बौद्ध धर्म के भिक्षुक। तो जो बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे उनको क्या किया गया, उनके आवासीय कक्ष के रूप में विहार को बनाया गया। ठीक, जो बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे उनके आवासीय कक्ष के रूप में किसको बनाया गया, विहार को। और जो चैतन्य है
चैतन्य होता था वो समतल, यानी कि जो है तो वो भी गुफा, लेकिन जो चैतन्य गुफा था उसके ऊपर जो मतलब कि छत होता है, वो छत क्या होता है, समतल होता है। और वह चकोर यानी चतुर्कुष्ट कोष्टीय होता है, यानी कि चारों चकोर यानी चतुर्भुज आकार में होता है। कौन, यानी चतुर्भुज आकार, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ ये चतुर्भुज हो गया, तो इस आकार में पाया जाता था। ठीक, और इसका उपयोग जो जैन एवं बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे वो इसका उपयोग प्रार्थना के लिए करते थे, यानी प्रार्थना कक्ष के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा थी उसमें अजंता की गुफा प्रसिद्ध रूप से पाई जाती है। अजंता की गुफा प्रसिद्ध रूप से पाई जाती है, ये अजंता की गुफा। ठीक, अजंता की गुफा मैंने बताया था चैतन्य और विहार ये दो प्रकार के होते हैं। अजंता की गुफा जिसमें से 25 विहार है और 4 चैतन्य गुफा है, टोटल 29 गुफा अजंता की गुफा में पाई गई है। ठीक, तो ये तो हुआ कि चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा, उसके कितने प्रकार हैं, उनका क्या उपयोग है, किस प्रकार से बनाया जाता है, ये हो गए पहला भाग। उसी प्रकार बोल रहा है कि खंडगिरी। ठीक, उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा, उदयगिरी व खंडगिरी, ये उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा। जो उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा है इसके 2 प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, एक मानवकृत है और एक प्राकृतिक, यानी कि ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है, यह उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ जो ये क्षेत्र है यानी कि उदयगिरी और खंडगिरी, यहाँ 2 प्रकार के यानी प्राकृतिक और मानवकृत, प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की गुफा पाई गई है। ठीक, यहाँ कितने प्रकार की गुफा पाई गई हैं, दोनों प्रकार की गुफा पा गई हैं। संभवतः यहाँ भिक्षुओं की इन जो गुफाएं हैं यानी उदयगिरी और खंडगिरी भिक्षु जो होते थे बौद्ध और जैन धर्म के, उनके निवास के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। और जो गुफा थे यानी जो खंडगिरी जो स्थान है उनमें 15 गुफाएं पाए गए हैं, और जो उदयगिरी स्थान है उसमें वहां 18 गुफा पाया गया है। ठीक, इस प्रकार गुफाएं पाए गए हैं। और जिस उड़ीसा में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वह हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रेरित है, यानी हाथी गुम्फा एक अभिलेख का नाम है जहां उदयगिरी की गुफाओं में जिसका उपयोग किया गया है। और यह ब्राह्मी लिपि से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्राह्मी, याद रखना, ब्राह्मी लिपि आपने पढ़ा होगा पहले, ब्राह्मी लिपि से लिया गया है हाथी गुम्फा जो अभिलेख है। ठीक, और बोलता है कि उदयगिरी में एक रानी गुम्फा 2 मंजिला गुफा भी है। जो उदयगिरी एक स्थान का नाम है जो स्थित है उड़ीसा में, और इस उदयगिरी में 2 मंजिला एक रानी गुम्फा के नाम से गुफा है। ठीक, यहाँ कुछ सुंदर मूर्ति भी हैं, कहाँ, रानी गुम्फा में। तो ये रहा दोस्तों उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा जो स्थित है उड़ीसा में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। स्तूप, मैंने बताया कि तीसरा भाग क्या है, स्तूप। जो स्तूप है, स्तूप क्या है, स्तूप जो पहले क्या था कि स्तूप मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, बिंदुसार, ये कौन थे, मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, तो इनके समय से भी स्तूप बनवाना आरंभ हो गया था। लेकिन जब मौर्य उत्तर काल आया यानी मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और उनके बाद का जो शासन आया, समय आया, उस समय जो स्तूप था वह बड़ा आकर्षक और क्या बोली जाए विशाल होता गया, यानी विशाल रूप से बनाने लगा। इस जो समय में जो मौर्य उत्तर काल के कहा जाए तो स्तूप जो बनवाए जा रहे थे इनमें लकड़ी और ईंट का उपयोग कम हो गया, यानी बंद ही हो गया समझ लो। लकड़ी और ईंट के स्थान पर किसका उपयोग किया जाने लगा, पत्थर का। लकड़ी और ईंट के स्थान पर पत्थर का उपयोग होता गया, जिसके वजह से इसकी जो कहा जाए ख्याति में और मजबूती में भी विकास हुआ। ठीक, किसके, तो स्तूप के उदाहरण में बोला जाता है कि स्तूप का मुख्य उदाहरण है स्तूप का तोरण। कौन सा, ये स्तूप, सांची के स्तूप का तोरण। यहाँ देखिएगा, अंडरलाइन कर रहा हूं, सांची के स्तूप का तोरण, ये हुआ इसके भाग। और उदाहरण मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में कहाँ है, भरहुत का स्तूप, भरहुत का एक स्तूप भी है, वो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। लकड़ी और ईंट मैंने बता दिया हम पहले कि बंद हो गया और पत्थर का यहाँ उपयोग अधिक मात्रा में होने लगा। ये थे स्तूप किसके, मौर्य उत्तर काल में। स्थापत्य कला के 3 भाग हमने पढ़े, जिसमें पहला था कि चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं, दूसरा था कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा जो उड़ीसा में स्थित है, और तीसरा मैंने बताया स्तूप। ये 3 मैंने बता दिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि मूर्ति कला। अब मौर्योत्तर कला में मूर्ति कला का क्या हाल है, वहाँ कौन सी प्रगति हुई, क्या उन्नति हुआ, क्या मतलब कि परिवर्तन हुए, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो ये कौन सा भाग है, ये हो गया दूसरा भाग मूर्तिकला। मूर्तिकला को 3 भागों में बांटा गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब मौर्योत्तर साम्राज्य आया तो भारत में मुख्यतः 3 शैलियों का विकास हुआ। मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती शैली। यह 3 शैली का विकास हुआ और ये तीनों शैली अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि जो ये 3 शैली थे वह भारत के विभिन्न खंडों में विकसित हुए। एक जगह नहीं, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर विकास हुआ। इसलिए इसका जो कहा जाए स्टडी अलग अलग किया गया है। जैसे गांधार शैली पहला भाग है, दूसरा मथुरा शैली और तीसरा है अमरावती शैली। यह 3 शैली का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। गांधार शैली अलग है, मथुरा शैली अलग है और अमरावती शैली अलग है। मैं आपके सुविधा के लिए नंबरिंग कर दे रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। और एक बात और, अच्छे से बिना स्क्रिप्ट करके पढ़ो। पेन और कॉपी हमेशा लेकर ही क्लास में उपस्थित रहो और उसको नोट भी करते जाओ। साथ ही मैं जो 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वह भी अभी लास्ट में पूछूंगा, तो जल्दी से अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना। ठीक, जैसे गांधार शैली की विशेषता ये है कि ये आधुनिक जो वर्तमान में पेशावर यानी आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब के संलग्न हिस्से में किसका हुआ, गांधार शैली का विकास हुआ है। ठीक, और यह जब देखिए कोई भी देश आक्रमण करता है तो वह हमारे ऊपर ही नहीं, हमारी संस्कृति पर भी एक तरह से आक्रमण करता है, हमारी सभ्यता को भी वह नष्ट करता है। उसी प्रकार जो यूनानी आक्रमणकारी थे, जब यूनानियों ने हमारे देश में आक्रमण किए तो वह अपने साथ क्या लाए, वह अपने साथ जो यूनानी आक्रमण करता थे वह अपने साथ यूनानी और रोमन मूर्तिकारियों यानी मूर्ति जो बनाने वाले थे उनको भी साथ में लेकर आए, जिससे यहाँ की जो स्थानीय जो सभ्यता थी वह भी प्रभावित हुई और कुछ हद तक नष्ट भी हुई, परिवर्तन हुए। ठीक, गांधार शैली को ग्रीक इंडियन शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, गांधार शैली को ग्रीक इंडियन शैली भी कहा जाता है। इसका 2 चरणों में विकास हुआ है। जो गांधार शैली है इसका 2 चरणों में विकास हुआ, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, 50 ईसा पूर्व से लेकर, कंफ्यूज नहीं होना, 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक इसका विकास हुआ है। इसकी विशेषता यही रही है कि यह पहले चरण में यहाँ नीले धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग प्रसिद्ध था, इसके लिए पहले चरण में। और जब दूसरा चरण आया, यानी कि जब गांधार शैली का दूसरा चरण जब विकास का आया तो उसमें किसका उपयोग होने लगा, मिट्टी और प्लास्टर, यह दोनों का उपयोग होने लगा, जिसके कारण इसका कहा जाता है कि 2 चरणों में विकास हुआ है। ठीक, यह एक ही ऐसी शैली है जिसका 2 चरणों में विकास हुआ है। और बोला जाता है कि जो बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां हैं वह ग्रीक रोमन देवताओं से क्या थी, आधारित थी। और जो बोलते हैं अपोलो की मूर्ति थी वह इनसे मिलती जुलती होती थी। किसकी बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहा है, तो यह है गांधार शैली की। अब देखो मैंने बताया गांधार शैली को क्या कहा जाता है, ग्रीक इंडियन शैली कहा जाता है, मैंने बताया। फिर उसके बाद बोलता है 50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इसका विकास हुआ, यह भी मैंने बता दिया है। ठीक, इसका विकास हुआ है। फिर नीले धूसर बलुआ पत्थर हुआ, मिट्टी, तो ये पहले चरण में इसका उपयोग हुआ है। पहले चरण के विकास में नीले धूसर बलुआ पत्थर और दूसरे चरण में मिट्टी प्लास्टर का प्रयोग। ठीक, दूसरे चरण में किसका उपयोग है, मिट्टी प्लास्टर का उपयोग। फिर है दूसरा चरण के बाद जब हम गांधार शैली का अध्ययन कर लेते हैं तब हम आगे अध्ययन करेंगे मथुरा शैली। मथुरा शैली की जो कहानी है वह यह बोल रही है कि मथुरा शैली 3 धर्मों से प्रभावित थी, जैन, बौद्ध और हिंदू। ठीक, देखो क्या बोल रहा है कि मथुरा शैली का विकास 2री और 3री शताब्दी के बीच में अवधि, जो मथुरा शैली है वह 2री और 3री शताब्दी के बीच में अवधि यानी अवध के किनारे यमुना नदी के तट पर हुआ है। यानी अवध में यमुना नदी के किनारे किसका विकास हुआ है, तो मथुरा शैली का विकास हुआ है। मथुरा शैली 3 धर्मों से प्रभावित थी। कौन कौन से, तो मथुरा शैली में 3 धर्म कौन कौन से थे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, आप देखना। 3 धर्मों से प्रभावित थी, तो वह धर्म थे हिंदू, जैन और बौद्ध। ये 3 धर्म थे जिनसे मथुरा शैली प्रभावित थी। और इस काल की मूर्तियां होती थी जो, उसमें यक्ष की मूर्तियां भी पाई जाती थी। यक्ष की मूर्तियों से आधारित थी कौन, मथुरा शैली की मूर्तियां। ठीक, इस प्रकार मथुरा शैली में
प्रतीकों का भी प्रभावशाली उपयोग किया गया था। मथुरा शैली की विशेषता यही है कि मथुरा शैली में पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच यमुना नदी किनारे विकास हुआ, और सबसे बड़ी बात कि यह तीनों धर्मों को साथ में लेकर चलता था। यानी इसमें किसी के बारे में गलत सोचने या समझने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह तीनों को ही बराबर मान्यता देता था। कौन? मथुरा शैली। ठीक। और तीसरा है अमरावती शैली। अमरावती शैली आप नाम से ही जानते होंगे, अमरावती यानी अमरावती स्थान से रिलेटेड है। यह भारत के दक्षिण भाग में अमरावती शैली का विकास, जो मैंने शासक का नाम बताया, कहाँ गया? ये दक्षिण में सतवाहन। ये सतवाहन शासक के संरक्षण में कृष्णा नदी के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। यह जो अमरावती शैली है, यह कथात्मक कला के विकास पर अधिक बल देता था। किसके विकास पर? कथात्मक कला के विकास पर अधिक बल दिया। इस शैली में त्रिभंग आसन, यानी जो शरीर तीनों ओर झुका रहता है, त्रिभंग आसन का उपयोग किया गया। किसमें? अमरावती शैली में। तो मैं जो जो बताया कि कृष्णा शैली का विकास अमरावती शैली का विकास कृष्णा नदी के किनारे जो सतवाहन शासक थे उसके संरक्षण में हुआ। वहीं इसमें त्रिभंग आसन का उपयोग हुआ है। किसका हुआ है? त्रिभंग आसन का उपयोग हुआ है। किसमें? अमरावती शैली में। ठीक, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। और कथात्मक कला का प्रयोग, जो अमरावती शैली है, इसमें कथात्मक कला का उपयोग हुआ है। मैंने तो ये बताया दोस्तों कि मौर्योत्तर कला क्या है, इसके प्रकार, इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या परिवर्तन हुए, इन सभी के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन है अब मेरे पूछने की, अब उत्तर आप लोग देना। उत्तर आपको क्या देना है कि क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ, आपको उत्तर कमेंट में देना है कि जो मथुरा शैली है उसका विकास किस नदी के किनारे हुआ है। ठीक, मैं क्वेश्चन यहाँ से, आप 1 मिनट लिख लीजिए, या फिर आप वीडियो है ना, वीडियो को बैक करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ऊपर का मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ठीक, अब मैं क्वेश्चन पहला, अमरावती शैली विकास किस नदी? दूसरा, मथुरा शैली विकास यानी कि अमरावती शैली का विकास किस नदी के किनारे हुआ, मथुरा शैली का विकास किस नदी के किनारे हुआ। और मेरा जो तीसरा क्वेश्चन था, मैं जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ वह थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको बताना होगा कि किस धर्म में किस शैली में तीनों धर्मों की समान मान्यता थी। ये आपको 3 क्वेश्चन मैंने जो लिखे हैं, यह तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है, क्योंकि अगर आपने इन तीनों जो क्वेश्चन हैं इसका आंसर अगर आपने दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपने जरूर ही अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ा होगा और आप आगे जरूर ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछे हैं आज की क्लास से, जो आपको आना ही चाहिए या आ भी जाएगा। कई लोगों को तो तुरंत ही पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं। तो दोस्तों आज का हमने क्लास इसी टॉपिक के साथ खत्म किए जा रहे हैं। आज के बाद यानी कि हम कल जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे वह होगा गांधार, मथुरा और अमरावती शैली में अंतर। यानी कि मैंने आज क्या बताया कि गांधार यानी मौर्योत्तर काल में जो स्थापत्य कला और मूर्ति कला है, इन तीनों का वर्णन किया। इनमें बहुत सारी जो विशेषताएं थी या हानि थी, जो कुछ भी था, एवरीथिंग, हर चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है। अब जो मैं कल जो क्लास लेने वाला हूँ वह बताऊंगा कि जो हम 3 शैली पढ़े, जो इस मूर्ति कला से रिलेटेड, मथुरा शैली, अमरावती शैली और गांधार शैली, इन शैलियों में क्या अंतर थे, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। इस क्लास के बाद मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगा। तो अब इसी तरह यूपीएससी के क्लास या यूपीएससी के ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो और हर व्यक्ति तक वीडियो पहुंच पाए। तो तब तक के लिए दोस्तों
जय हिंद। फिर हम नए क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू।